नमस्कार साथियों, द विजन स्मार्ट क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं विपिन सिंह इतिहास विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज कल हम लोगों ने जो क्लास डिस्कस किया था, तो एलटी के विषय में हम लोग एलटी जीआईसी का जो पेपर था, जो उसका आयोग द्वारा जो दिया गया है, सिलेबस दिया गया, उसका डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा जो है डिस्कस करने का वो है जीआईसी प्रवक्ता की बात करेंगे। एलटी जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ मॉडल प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। पहली चीज क्या है कि जो इतिहास विषय आप देखते हैं, इसमें प्री और मेंस, इस बार लोक सेवा आयोग ने प्री और मेंस दोनों एक साथ कर दिया है और उसमें हमको उसको ध्यान देकर क्या करते हैं, यहाँ के सिलेबस को पहले हम समझते हैं। जब आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आपकी वही हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक जो पुराना पैटर्न बन चुका है कि वह जितना सिलेबस देता है, सिलेबस के सारे बिंदुओं को वह कवर जरूर करता है। और हम लोग इसीलिए क्या किए, पहले हम लोगों का ये था कि एक सिलेबस बच्चों के सामने डिस्कस कर दिया जाए और उसके बाद तब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे क्या अपने कंटेंट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं। कहने मतलब यहाँ से शुरुआत होता है जो आपके लोक सेवा आयोग ने सिलेबस दिया है। इसमें प्राचीन इतिहास के साधन, पुरातत्व, साहित्य एवं विदेशी विवरण। कहने का मतलब पहले आपको इसमें दिया गया है कि जो प्राचीन इतिहास, जब क्योंकि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा आपका है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आयोग के द्वारा इसी के अंतर्गत सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दी गई है। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो सबसे पहले क्या है, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, जैसे जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के हमको स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो जो विषय है हमारा उसको हम जानेंगे कहाँ से। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम उसके साधन के में पढ़ेंगे तो पूरा तत्व पढ़ेंगे। जो खुदाइयों के माध्यम से जो सारी चीजें पाई गई हैं, जैसे जब एंशिएंट में आप देखते हैं पाषाण काल की बात पढ़ेंगे, हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, जितने जो भी स्रोत वहां से प्राप्त होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पुरातत्व साक्ष्यों से वहां पे प्राप्त होते हैं। उसके बाद साहित्यिक विवरण। साहित्यिक मतलब साहित्य की बात करेंगे, जो पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों में हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, धार्मिक पुस्तकें, और क्या कहते हैं उसके अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं उसके विषय पढ़ेंगे। इसके साथ साथ विदेशी जो हमारे यहाँ आए थे उनकी भी बहुत सारी पुस्तकों को क्या करेंगे हम लोग अलग अलग से उसके विषय में जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानने में सहायक है। इसके साथ साथ विदेशी विवरण का कहने का मतलब कि जो विदेशी यात्री भारत आए थे, चाहे जैसे बात करें मेगास्थनीज की बात करें, ह्वेनसांग की बात करें, फाहियान की बात करें, सिंह की बात करें, इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पे विदेशी आए थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में उस समय के तत्कालीन भारत के विषय में यहाँ पर क्या बताया था उसके विषय में विवरण दिया है। उन सब के विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पुराैतिहासिक प्राचीन मानव और उसके उपकरण। कहने मतलब वही चीज, पाषाण काल, ताम पाषाण काल, कांस एवं लौह काल। कांस कहने का मतलब जो आपका सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, या पाषाण काल की बात करेंगे, उसके बाद ताम पाषाण की बात करेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद महाजनपद जहां से लौह काल शुरुआत होता है उसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विवरण देंगे। ठीक है, उसके बाद प्राक इतिहास, नदी घाटी सभ्यता। अब इसी में देखिए हड़प्पा की बात किया है, हड़प्पा सभ्यता, नगर योजना, आवासीय भवन,
श्वास, मतलब उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या चीजें थी, जब हड़प्पा पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करें, विधिवत रूप से इसको देखेंगे। इसके बाद हड़प्पा की बात यहाँ पे पूरा किया गया कि उसमें स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, कि बड़ा सबसे बड़ी प्रतिकृति कौन सी थी, उसके बाद अन्नागार कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसके जो भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता के, उन सब का क्या है ये पूरे आपके इसमें पूरे यहाँ तक वर्णन दिया गया है। ये आपके सिलेबस में ध्यान रखना कि प्री और मेंस दोनों को जोड़कर यहाँ पे बनाया गया है। आपको अलग से सिलेबस प्री का और अलग से मेंस का पढ़ना नहीं है, उसी में से ही आपको सारी चीज़ें आपको कंटेंट वाइज मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता, तीसरा क्या है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो भारत में जब आर्य आए थे, आर्यों के द्वारा बसाई गई जो सभ्यता थी, उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक का कहने का मतलब जब से वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना जहाँ से हुई थी, जब हम वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, उसके विषय में जानकारी लेते हैं, तो वो आपकी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रख दी जाती है। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, वैदिक संस्कृति जानने के साधन, मतलब हम वैदिक जो सभ्यता थी उसके विषय में लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुई, क्या साधन थे, तो उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं तो कहने में धार्मिक पुस्तकें, उसमें महत्वपूर्ण रूप से आपका क्या आता है, वेद आता है। वेद के बाद क्या आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। उसके साथ साथ क्या आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएंगे। आरण्यक के बाद क्या आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, धर्मसाध, वेदांग, ये सब आपके इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर उस समय सामाजिक व्यवस्था, उस समय की वर्ण व्यवस्था, उस समय के राजा से संबंधित, राजा के साथ जो 12 रत्निन होते थे, रत्निनों से भी प्रश्न उठते हैं। और उसके बाद उस समय विवाह, पेशा, इन सब के विषय में क्या है यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है, और यहाँ से प्रश्न आपके उठाए जाएंगे। ठीक। इसके साथ साथ फिर अगला आपका जो आता है, ये धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं। जब धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के समय की, महावीर स्वामी के समय की, अर्थात क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके साथ साथ वैष्णव धर्म या इसी को भागवत धर्म कहते हैं, शैव धर्म, इसके विषय में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम दोनों को लेकर चलेंगे, यहाँ से प्री भी और मेंस भी, दोनों को हम लोग यहाँ पे बनाकर लेकर चलेंगे। और शीघ्र ही आपको क्या है, ये ऐप पे आपको बैच मिलेगी, और आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहीं से आपको सारी चीज़ें इस पे क्या है प्राप्त हो जाएंगी, सारी क्लासेज वहाँ से आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। अब इसके बाद की क्या स्थिति है, अभी हम प्राचीन इतिहास में चल रहे हैं। इसके बाद क्या स्थिति है, उस समय के राजनीतिक इतिहास। कहने का मतलब जब हम ये जो समय है, इसको हम कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, जब महाजनपद काल की बात करते हैं तो वो बुद्ध का ही समय था, महावीर स्वामी का भी वही समय था। और उस समय तत्कालीन भारत जब पढ़ते तो महत्वपूर्ण जो महाजनपद आते हैं, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या है, कुछ गणराज्य रहते हैं, कुछ राजतंत्रात्मक रहते हैं। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कौन सा होता है, मगध होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक दे दिया। कहने मतलब अगर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री उसमें समाहित कर दिया है कि वहाँ के हम लोग राज्यों के विषय में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और उसमें भी जैसे क्या है, मगध राज की स्थापना या उत्कर्ष कैसे हुआ उसको पढ़ा जाएगा। उसके साथ साथ नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन सब के विषय में हम अध्ययन करते। ये बड़े बड़े राजवंश हैं, इनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है प्राचीन इतिहास में। ठीक है। फिर मौर्य वंश के अंतर्गत इसमें दिया गया क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद चंद्रगुप्त, ये गुप्त वंश की बात करते हैं। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के काल को यहाँ पे पढ़ा जाता है। लेकिन हम इसके अलावा और भी पढ़ेंगे, उत्तर गुप्तवर्ती शासकों के विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हम इसको भी यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद फिर मगध साम्राज्य का पतन कैसे होता है, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। फिर पतन में क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे उनका पढ़ा जाएगा, चाहे हूणों का आक्रमण हो, चाहे उनके अयोग्य उत्तराधिकारी हो, इन सब के विषय में
क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सिलेबस इधर हमको नहीं जाना है, क्योंकि जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं। दूसरी चीज़, LTGIC और GIC प्रवक्ता दोनों में एक बहुत बड़ा उसके सिलेबस में अंतर है। जब हम GIC प्रवक्ता की बात करते हैं तो GIC प्रवक्ता में पूरा इतिहास आपको जोड़ दिया जाता है, लेकिन LTGIC की जब हम बात करते हैं तो LTGIC के अंतर्गत क्या है, जो मरणोत्तर काल कहने का मतलब बात करते हैं ये विदेशी आक्रमण, इन सबका छोड़ दिया गया है, इन सबको सिलेबस में नहीं रखा गया है। हिंद, यवन, पहलव, उसके बाद कुषाण, हूण, इन सबका क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया। टाइप मिस्टेक हुआ है तो क्या इन सबको वहां पे छोड़ दिया गया है, लेकिन हमको GIC प्रवक्ता में इसको भी पढ़ना है। कहने का मतलब अगर हम इन सब चीज़ों को भी पूरी तरह से अपने सिलेबस में समाहित करके पढ़ रहे हैं तो इतिहास का एक भी बिंदु आपसे परे नहीं रहेगा, एक भी बिंदु आपसे दूर नहीं जाएगा। ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अब फिर उत्तर भारत के 500 ईस्वी से 650 ईस्वी तक, कहने का मतलब ये बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के बाद की स्थिति क्या है, गुप्त वंश के बाद की स्थिति क्या है, उसके बाद भारत में या हम उत्तर भारत के मुख्य रूप से कौन कौन से शासक हुए, तो यहाँ पे क्या है, मौखर वंश, वर्धन वंश, जिसको हम जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे GIC प्रवक्ता में हो चाहे LTGIC में हो, यहाँ तक कि TGT और PGT में भी यही चीज़ें आपकी उसमें प्राप्त होंगी, यही चीज़ें वहाँ से आपको भी मिलेंगी। इसके बाद कुछ प्रमुख स्थानीय जो ये भी आपके, ये जितना पार्ट है आपका सब छूट गया है, किसमें, LT में, लेकिन GIC प्रवक्ता में दिया गया है सिलेबस में, जो आयोग के द्वारा दिया गया सिलेबस है। इसमें क्या है, राजपूत काल में आप पढ़ेंगे चौहान वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश, उसके बाद क्या कहते हैं, परिहार वंश, परमार वंश, बहुत सारे ये जो राजवंश है उन सबको क्या करेंगे हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। पीछे जब हम मरणोत्तर काल पढ़ते हैं, मरणोत्तर काल के अंदर आपका सातवाहन भी है, उसके बाद ये शुंग वंश भी है, मतलब कर्ण वंश भी है, ये सब आपको उसमें मिलेंगे। कुछ राजवंश आपके दक्षिण भारत से भी जोड़कर पूछे जाते हैं, दक्षिण भारत के भी कुछ राजवंश उसमें हैं, वो भी पूछे जाते हैं। और जिसमें क्या है, जैसे बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, पडक्कल के चालुक्य और चोल, इन सब के विषय में, ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इनको भी हमको पढ़ना है। LTGIC की हम बात करते हैं तो चोल ही केवल उनके सिलेबस में है। LTGIC की LT की बात करेंगे तो उसके सिलेबस में दक्षिण भारत के केवल चोल की ही बात की जाती है, ठीक है। भले प्रश्न इधर उधर से भी आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहां पे चोल की ही बात की जाती है। लेकिन जब हम GIC प्रवक्ता की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दक्षिण भारत के आपके चालुक्य भी हैं, उसके बाद पल्लव भी हैं, राष्ट्रकूट भी हैं, उसके बाद चोल भी हैं, सब आपको इसमें समाहित हुए हैं, ठीक है। तो हमको जो सिलेबस लेकर चलना है, हमको इसी के अकॉर्डिंग आपको बना के लेकर चलना है, ठीक। इसके बाद क्या आता है आपका, प्राचीन भारत में आर्थिक इतिहास। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी धार्मिक स्थिति, इन सब के विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस से संबंधित प्रश्न सबसे अधिक उठते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्राचीन, इसमें आर्थिक इतिहास मतलब प्राचीन भारत से संबंधित, चाहे गुप्त से जोड़कर पूछ ले, चाहे मौर्य से जोड़कर पूछ ले, चाहे दक्षिण भारत को जोड़ेंगे तो चोल वंश से भी पूछा जा सकता है, कहने मतलब कहीं से भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस समय की कृषि क्या थी, उस समय के व्यापार और वाणिज्य कैसे होता था, उस समय उद्योग धंधे कैसे होते थे, कुछ उस समय श्रेणियाँ जो व्यापार करती थी उनको श्रेणी कहते थे, और उन श्रेणियों में कुछ का नाम दे दिया गया, जैसे नानादेश, मणिग्रामम, इस प्रकार बहुत सारी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो भारत और भारत से बाहर क्षेत्रों पर भी क्या करते थे, व्यापार करने जाते थे। अब उसके बाद उस समय की मुद्रा प्रणाली क्या थी, कि उस मुद्रा प्रणाली से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, ये चीज़ें आपके क्या है यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इकाई में आपका दिया गया है उस समय समाज,
ये हो गया अर्थव्यवस्था की बात। अब यहाँ हो गया उस समय की समाज क्या था, प्राचीन काल में समाज कैसा था, वो समाज के विषय में बात करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उस समय आश्रम व्यवस्था, उस समय पुरस्कार, संस्कार, शिक्षा पद्धति, ये सारी चीजें आपके क्या हैं, उस समय समाज के पार्ट को लेकर हमको अध्ययन करना है। जब हम लोग जिस पहलू को उठाएंगे, जिस टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक में इन सब चीजों को भी ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब थोड़ा सा कला से संबंधित दिया गया है। उस समय स्थापत्य कला हुआ, चित्रकला हुआ, वास्तुकला, इन सबसे संबंधित चीजें दी गई हैं। जैसे कला एवं वास्तुकला, इसमें मंदिर की स्थापना, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलाओं के विषय में यहाँ पर भी दिया गया है। जब आप पढ़ते हैं, जैसे भीमबेटका के पाषाण काल पढ़ेंगे, भीमबेटका में सबसे पहले चित्रकला का विकास हुआ, बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं, हम उसके विषय में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ जब मंदिर कैसे बनाए गए, मंदिर निर्माण प्रणालियाँ कैसी थी, तो उसमें 3 शैलियाँ थी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इसका भी हम लोग उल्लेख करेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। मेन से संबंधित इसमें अक्सर प्रश्न उठते रहते हैं, प्री से भी उठेंगे। बहुत सारे मंदिरों के विषय में पूछा किस शैली में बनाए गए हैं, दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर किस शैली में है, उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर किस शैली में है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ भी जो मंदिर बनाए गए हैं वो किस शैली के हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके उठते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे, आगे डिस्कस हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। और उस समय की लेखन कला और अभिलेख, मेन रूप से अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए। जब हम लेख पढ़ेंगे, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख ऐसा है जिसमें पहली बार भारतवर्ष का नाम उल्लेख होता है, भारतवर्ष का जो नाम आता है सबसे पहले अभिलेख ही साथ हाथी गुफा अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। इसी प्रकार बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं जहां से, और अशोक का तो पूरा इतिहास ही अभिलेख से ही जुड़ा हुआ है। जब सम्राट अशोक की हम बात करेंगे तो वहां से ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके अभिलेखों को ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही बहुत सारी चीज़ें मौर्य वंश के विषय में जानकारी और अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तो ये इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, चाहे प्री से हो चाहे मेंस से हो। इसके बाद फिर क्या आ जाता पार्ट आपका, यहीं से मध्यकाल शुरू हो जाता है। मध्यकाल में बात करते हैं तो शुरुआत होता है अरबों के आक्रमण से। मुख्य रूप से जब मुस्लिम भारत आक्रमणकारी भारत में आते हैं और उसी के साथ तुर्क आते हैं, तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब जब भारत में आते हैं आक्रमण करने, और बाद में ये मोहम्मद गोरी जब आता है तो मोहम्मद गोरी के समय भारत में पूरी तरह से क्या है, धीरे धीरे मुस्लिम सत्ता की स्थापना होना शुरू हो जाती है। यहीं से इसी में तो सबसे पहले क्या है, गुलाम वंश है, या इसको दास वंश कहते हैं या गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, और उसके बाद मुगल की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, सिलेबस में हम लोगों को देखना है, हम लोगों को पढ़ना है, और यहीं से आपके प्रश्न मिलते हैं। हमको इससे बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना ही नहीं है, सारे प्रश्न आपको इसी के इर्द गिर्द ही हमको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, मैटर को भी करेंगे, और हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए मुगल वंश में आपका चाहे हुमायूं की बात करेंगे, बीच में एक शासक का नाम आता है जिसको शेरशाह सूरी, इसका उल्लेख करते हैं, इससे प्रश्न बहुत उठते हैं। मुगल वंश में सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता अकबर, अकबर के विषय में तो हमको पढ़ना, विस्तार से पढ़ना है। औरंगजेब है, मतलब शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मतलब इन सब का भी पूरा क्या है आपके देखिए सिलेबस में सीधे सीधे लिख दिया गया है, और इन सब का हमको अध्ययन करना है। कुछ प्रांतीय राजवंश भी थे, कुछ प्रांतीय राजवंश भी हैं, जैसे विजयनगर बहमनी, उनको भी हम पढ़ेंगे। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और मुगल वंश के पहले इसी बीच में हम लोग इनका भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो शासक थे वो समकक्ष थे, कहीं पे कोई शासन कर रहा है तो कहीं पे कोई शासन कर रहा है, उत्तर भारत के शासक कोई और है तो दक्षिण भारत का और है, तो हम लोग केवल डिवाइड करके पढ़ेंगे, समय और उनका भले आसपास ही हो। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो यहाँ पे अध्ययन करने का तरीका रहेगा। उसी बीच में जब मुगल वंश की बात होती है तो उसी बीच में एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता है, और हिंदू राष्ट्र जब आता है तो उसका निर्माण कौन करता है, महाराष्ट्र में जिसको कहते हैं मराठा। और मराठों
में एक राज्य का निर्माण किसने किया था? शिवाजी। तो कहना शिवाजी और मराठों के विषय में भी हमको क्या करना है? अध्ययन करना है। सीधे सीधे आपके सिलेबस में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक, इसके बाद क्या है? तो मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, इन दोनों की क्या है, जो प्रशासन व्यवस्था, उनको हमको अलग अलग करके पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत की अलग से पढ़ना, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल वंश की अलग पढ़ना है। उसके बाद उसके साथ साथ उस समय की उनकी कला संस्कृति को अलग से पढ़ना है, स्थापत्य कला को अलग से पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत की अलग से पढ़ेंगे और मुगल वंश की अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके सारे सिलेबस में लिख भी दिया गया है और आपको पढ़ना भी है ये। ठीक है, शेरशाह सूरी के विषय में हम अभी देखे ही, चर्चा किए ही। देखिए सीधे लिख दिया गया शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था, क्योंकि शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें इस पे अकबर ने वहाँ से एक्सेप्ट की थी, वहाँ से ग्रहण किया था, और इसीलिए ये माना जाता है कि वह शेरशाह सूरी का क्या था? पूर्वगामी था। ठीक है, उस समय मुगलों की धार्मिक नीति क्या थी? उसमें मुख्य रूप से अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? और अकबर के द्वारा चलाया गया एक जो धर्म था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, इससे भी प्रश्न उठते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जहांगीर की धार्मिक नीति, जहां उसके बाद शाहजहां की धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, इन सबको क्या करना है आपको? मुगल वंश में एक एक करके पार्ट अलग अलग करके हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसके साथ साथ हमारा प्रश्न भी मिस न होने पाए। और जब हम कॉन्सेप्ट तोड़ के अलग से पढ़ेंगे तो हमारा एक मेंस के लिए भी पूरे माइंड मेकअप बन जाएगा, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? रिटेन उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। रिटेन हम लोग क्या करेंगे? लिखने का प्रैक्टिस भी उस पर किया जाएगा। अब ये पूरा मुगल वंश की बात कर दिया जहां पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके साथ साथ फिर हम लोग बात करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में। इस समय यहीं से अब धीरे धीरे मान चलिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री अब यहीं से शुरुआत होना शुरू होता है। ठीक है, इस समय क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। जो भारत में व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय कंपनियां आई, वहां से हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें क्या है? ये डच, सबसे पहले तो आते कौन है? पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो हम इनका क्रम पढ़ेंगे। और इन्होंने यहाँ पे आए तो क्या क्या घटनाएं हुई, घटनाक्रम पढ़ा जाएगा। और उसी के साथ फिर किस प्रकार अंग्रेजों ने पूरे भारत को धीरे धीरे गुलाम बना लिया, हम उसके विषय में अलग अलग करके पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, इसके साथ देखिए फिर अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, चाहे उसमें प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, चाहे उसमें हम लोग बक्सर के युद्ध की बात करेंगे। क्यों युद्ध हुए थे, कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, किसके किसके बीच हुए, इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो चाहे मेंस हो चाहे प्री हो पीटी हो, दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग सम्मिलित कर लेंगे। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब गवर्नर जनरल कुछ आए हुए थे, उनके द्वारा सुधार कुछ हुए थे, जैसे वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार, वारेन हेस्टिंग भूमि सुधार, उसके न्यायिक व्यवस्था, इसके विषय में अलग से पढ़ा जाएगा। कार्नवालिस जब आया, कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार, कार्नवालिस के कर संबंधी सुधार, बंगाल में जो अस्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया उसकी बात किया जाएगा। लॉर्ड वेलिजली के समय की बात करेंगे, इसके सहायक संघ की बात करेंगे। और वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलिजली, कार्नवालिस, इन सब के समय में कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे। युद्ध मतलब कि भारत जो छोटे, चाहे मैसूर की बात करें, चाहे आंग्ल मराठा की बात करें, इस प्रकार चाहे कर्नाटक की बात, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध उस समय हुए थे। बाद में उन्हीं का प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे देश क्या हुआ, वह अंग्रेजों के कब्जे में होता चला गया। तो यहीं भी युद्ध की बात करें, जैसे मैसूर का उत्थान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब हमको क्या करना है, जब मैसूर पार्ट पढ़ेंगे उसमें, तो इन सबको पूरा एक साथ हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसी में आपको हैदर अली और टीपू, क्योंकि मैसूर राज्य के संस्थापक से लेकर मैसूर राज्य के विघटन तक ये पूरा इन्हीं दोनों शासकों के विषय में पूरे अध्ययन हमको करना है। ठीक है, इसके आगे अगला जो है लॉर्ड हेस्टिंग आता है। लॉर्ड हेस्टिंग और भारत उसकी श्रेष्ठ, मतलब
कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय भारत में अंग्रेजी राज क्या हो गई, उसकी श्रेष्ठता स्थापित हुई। अंग्रेजी राज जो है वो सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई, उसका क्षेत्र बहुत सारे विस्तृत हो चुका था। और उसी के बाद फिर विलियम बेंटिंग जब आता है तो विलियम बेंटिंग को आपको पता है जैसे इसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, इसकी हम बात करेंगे। वह एक समाज सुधार पे ज़्यादा ध्यान रखता था, तो उससे संबंधित बहुत सारे नियम बनाए थे। दास प्रथा का भी उसने प्रयास किया था रोकने का। उसके बाद उसी के समय है मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई थी, हम उसका फिर अध्ययन करेंगे इन सबको अलग से। और देखिए दिया भी है सिलेबस में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, तो इन सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आ जाता है, जैसे मराठा थे उसी प्रकार क्या थे, सिख थे। तो हम सिखों के विषय में अध्ययन करेंगे। और सिखों में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से के जीवन से संबंधित उनके जो कार्य थे उनसे उनके विषय में, उनके प्रशासन के विषय में, उनके भूमिकर के विषय में, उनकी जो सैनिक व्यवस्था थी हम उसके विषय में सारी चीज़ें क्या की जाएगी यहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक करके क्रमबद्ध रूप से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और अच्छे से उसको हम लोग लेकर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है। फिर लॉर्ड डलहौजी जिसे आप जान ही रहे, इसने हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति या राज हड़प की नीति कहा जाता है इसे, इसने अपनाई थी। और उसने बहुत सारे राज्यों को जैसे अवध को कुप्रशासन के आधार पर ले लिया, विलय कर लिया। इसी के समय से ही इसने झांसी को भी मिला लिया, बहुत सारे राज्यों को इसने जबरदस्ती मिला लिया था। और इसी कारण इन्हीं सब कारणों जब हम पढ़ते हैं एक युद्ध हुआ था 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह में ये सब उसके एक महत्वपूर्ण कारणों में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण कारणों में आ जाते हैं कि क्यों हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपका टॉपिक है 1857 का विद्रोह। ये माना जाता है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वीर सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना। तो यहाँ से प्रश्न आपके क्या करते हैं, उठते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक, उसके बाद उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो हम तो उसमें आर्थिक स्थिति के विषय में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, हम उसकी व्यवस्था उसके विषय में पढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई थी, उसमें क्या दोष थे, उसके क्या परिणाम हुए, इन सबको लेकर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक सुधार, ब्रह्म समाज, प्रार्थना, मतलब उस समय धार्मिक सुधार आंदोलन जिसको कहते हैं, धार्मिक सुधार जिसमें राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं, उसके रनाडे की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, ये सबको। और उसके बाद कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए थे, चाहे वहाबी आंदोलन हो, अलीगढ़ आंदोलन हो, उसमें सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम आंदोलन में भी क्या क्या भूमिका अदा की थी। इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, एक एक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आगे इसके बाद आ जाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो उसी कहने मतलब अभी तक अंग्रेजों ने भारत को धीरे धीरे अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब यहीं से भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्र चेतना जागृत होती है और तब धीरे धीरे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान होता है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान होता है तो उसका विकास कैसे हुआ, उसमें उदारवादी लोग थे, उसमें चरमपंथी लोग थे, जिसको कहते हैं गरम दल के लोग। इन दोनों लोगों की क्या भूमिका थी हम उसके विषय में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ होम रूल आंदोलन, कुछ क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई थी, बम और पिस्तौल की जो राजनीति हुई थी, हम उसकी बात करेंगे। फिर महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से पदार्पण होता है उसका अध्ययन किया जाएगा। और उसी के साथ साथ महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, हम उसकी बात करेंगे, जिसमें चाहे किसान आंदोलन में चंपारण की बात करेंगे, उसके बाद खेड़ा आंदोलन की बात करेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर की बात किया जाएगा। और उसके साथ साथ असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें गांधी का कहाँ तक योगदान था, क्योंकि गांधी से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमको उसको क्या करना, विशेष करके लेकर चलना है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। फिर भारत के प्रमुख नेता, ये अलग से प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है। जैसे क्या है, यहाँ पूछ रहे जैसे राजा राम मोहन राय
इनके व्यक्तिगत जीवन से भी प्रश्न उठ जाते हैं, इनके कार्य क्या थे, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कहाँ से योगदान क्या था। भाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों को लेकर चलना है, हमें एक को लेकर नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को मिलाकर चलना है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की बात कर देंगे। दादा भाई नौरोजी के विषय में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के विषय में हम लोग क्या करेंगे, उनके कार्यों को, उनके द्वारा जो चीज़ें की गई, जो लागू की गई, उनके जो विचार थे, इस सब का भी हमको क्या करना है, यहाँ से अलग से अध्ययन करना है। ठीक है। फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम सांप्रदायिकता कहने का मतलब कि मुसलमानों ने कैसे धीरे धीरे हिंदुओं से अलग होने की बात, उनके मन में भावना बढ़ी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा। फिर एक संगठन कांग्रेस के, कि जैसे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसी तरह है उसकी प्रतिक्रिया में एक मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे, और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ कहां कहां पर मिलकर साथ चली और कहां कहां से कांग्रेस का विरोध की। फिर बाद में जो उसमें मुस्लिम लीग में एक सदस्य, एक प्रमुख रूप से एक नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, और उन्होंने कहां से दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर चलना शुरू किया। तो दो राष्ट्र सिद्धांत की बात किया जाएगा, किस अधिवेशन से या कहां से शुरू किया था, इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर उसमें उसी समय हिंदुओं की तरफ से जो बात करती थी मुस्लिम हिंदू सभा की बात करेंगे। और भारत विभाजन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, माउंटबेटन योजना। किसकी थी? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना की बात किया जाएगा, और वहां से लेकर फिर भारत कैसे विभाजित हुआ, कैसे पाकिस्तान और कैसे हिंदुस्तान या भारत के दो राष्ट्र के रूप में आज सामने आए, सबको हम लोग क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप से अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर उस समय क्या उसका प्रभाव पड़ा देश के ऊपर, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उससे भी कुछ आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे मिलते हैं। पहली चीज ये चीज देख लीजिए, उसी के बीच में कुछ पार्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ के आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कि भारत में संवैधानिक विकास, मतलब जो भारत के इतिहास में जो चीज़ें ब्रिटेन से बहुत सारे नियम कानून बन के आते थे, चाहे रेगुलेटरी एक्ट की बात करें, चाहे पीस इंडिया एक्ट की बात किया जाए, चार्टर एक्ट की बात किया जाए, 1919 के बाद अधिनियम की बात की जाए, 1909 की, 1935 की, ये सारे जो अधिनियम बनकर भारत आए थे, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के संविधान में ली गई हैं। दूसरी चीज़, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया थी, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया थी। तो धीरे धीरे कुछ कमियों को सुधारते सुधारते फिर यहाँ पे क्या किया गया, ये सारे भारत का संविधान का निर्माण हुआ। तो हमको संविधान को नहीं पढ़ना है, हमको बस केवल इनके संवैधानिक विकास के कुछ पार्ट को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि संविधान का आपका पार्ट जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ से आप राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे भारत की, तो उसमें आपको ये चीज़ पढ़ेंगे मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपकी उससे संबंधित हैं, क्योंकि ये इतिहास के पार्ट से भी है। क्योंकि संविधान के विकास कैसे हुआ, वो कौन कौन से नियम उस समय बन के आए थे इतिहास, उसमें जब हम शुरुआत में थे, किसके शासनकाल में आए थे, और उसमें क्या परिवर्तन हुआ था, ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। फिर स्वतंत्रता का प्रथम चरण, क्या जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई उसके बाद क्या चीज़ है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब ये ब्रिटेन से पास के होकर आया था, इसका अध्ययन किया जाएगा। यहीं से विभाजन का मेन ये आ गया। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, और ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इसी में तय कर दिया गया कि अब 14 और 15 अगस्त की जो रात होगी उसमें 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त से भारत एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर आएगा। ठीक है। तो उसी के साथ साथ रियासतों का एकीकरण, जैसे आपको पता है कि भारत में बहुत सारी उस समय रियासतें भी थी, नहीं पता होगा तो बताएंगे ही हम। ठीक है, उस समय भारत में बहुत सारी रियासतें भी थी, तो उन रियासतों के एकीकरण में किसका योगदान था, ये मेंस में भी प्रश्न आया हुआ भी है, ये पीसीएस के भी प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कितना था, मूल्यांकन कीजिए। तो इसको भी देखना आपको। तो जब हम रियासतों की बात करेंगे तो कौन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, कौन कौन सी रियासतें स्वयं स्वतः मिल गई, तो किस रियासतों के लिए युद्ध करना पड़ा या किस रियासतों के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, इन सबको भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक।
इसके बाद फिर महात्मा गांधी की हत्या भी हो जाती है नाथुराम गोडसे द्वारा, तो हत्या के घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से भी कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें देखिए, ये चीज़ें आपकी बढ़ गई हैं, LTGIC से ये चीज़ें आपके सिलेबस में बढ़ चुकी हैं। और यहाँ से क्या दिया गया, पंचवर्षीय योजना और पड़ोसी देशों से संबंध। कहने मतलब उस समय जब देश आज़ाद हुआ उस समय पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई, पंचवर्षीय योजना 1952 से स्टार्ट हुई थी, उसी के बाद से तो यह पंचवर्षीय योजना जब यहाँ से चली तो पंचवर्षीय योजना का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके साथ साथ भारत का विदेशी राज्यों से संबंध क्या था। विदेशी राज्य मतलब अब पाकिस्तान से क्या भारत का संबंध था, चीन से क्या संबंध था उस समय, और चीन फिर बीच में चीन ने आक्रमण भी किया भारत पर। उसके साथ साथ बांग्लादेश एक नया राज्य के रूप में, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो हम यहाँ तक के इतिहास को पढ़ेंगे जब बांग्लादेश एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है, एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया पाकिस्तान से अलग होकर। यहाँ तक के कुछ बिंदुओं को हमको क्या करना है, यहाँ से अध्ययन करना है, जो आपके GIC प्रवक्ता के सिलेबस में दिया गया है। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये आपके आयोग ने दिया है, हम आयोग की बात कर रहे हैं कि आयोग ने यहाँ तक दिया है, तो मान के चलिए इसमें से प्रश्न उसका उठाना तय है। तो हमको इधर उधर नहीं पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे इतिहास का पूरा सिलेबस भी यही है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हैं, तो कहने मतलब हमको इस पर एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ और है, हम इन चीज़ों को अगर अच्छे से इस सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ लें, चाहे आप TGT पढ़ेंगे, चाहे PGT पढ़ेंगे, चाहे क्या कहते हैं LTGIC की बात करेंगे, चाहे GIC प्रवक्ता की बात करेंगे, यहाँ तक कुछ बिंदुओं को छोड़कर आपका GDC या डिग्री कॉलेज से संबंधित भी सारे आपके मैटर इसमें से उपलब्ध आपको हो जाएंगे, ठीक है। ये जहाँ तक आपके क्या हैं सिलेबस आपको मिलते हैं। कुछ हम लोग प्रश्न भी रख दिए थे, तो एक मॉडल के रूप में थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं, 2-4 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है, सबसे पहले देखते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह कब घोषित किया गया। कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद से ही जो गरम दल के लोग थे, जिसमें लाल बाल पाल कहा जाता, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जो थे ये पहले से ही कह रहे थे कि अब कांग्रेस के मंच से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से क्या करना है, अब हमें सीधे स्वराज और बहिष्कार की बात करनी है, स्वराज, अपने स्वराज की बात करनी है। और हम ये नहीं कह सकते कि आप ये हमला अंग्रेजों से अपना स्वराज प्राप्त करना है, इसकी बात करने की बात हुई। यहां तक कि 1905 के बनारस अधिवेशन में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और यहां पर अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस समय भी इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी स्वराज के बात को स्वीकार किया था, लेकिन कांग्रेस के मंच से यह क्या है, प्रस्तावित नहीं हुआ था, मतलब कांग्रेस मंच से पारित नहीं किया गया था। इसी का गरम दल के लोगों ने क्या किया था, उसकी मांग उठाई थी, और इसीलिए उदारवादियों या नरम दल के लोगों का विरोध होता था। लेकिन जब अगला वर्ष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और वो हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में कब हुआ? 1906 में। और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने स्वराज को कांग्रेस के मंच से प्रस्तावित किया और पारित किया गया। यह प्रस्ताव पारित किया गया, स्वराज। यही प्रश्न आपका पूछा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह कब कहा गया था? ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर आपका क्या हुआ? 2, कलकत्ता सत्र 1906। क्लियर? बाकी
इन सब का जब हम लोग टॉपिक पे पढ़ते हैं तो और भी डिटेल हम तब टॉपिक बाय टॉपिक लेके जब चलेंगे, वहाँ से व्यवस्थित तरीके से लेकर चलेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न आपका बने वो मिस ना होने पाए। सारे प्रश्न आपके उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदी, यहां ध्यान रखना, दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? क्या? ब्रह्मवर्त। अब यहां नदियों की बात की गई, ये किस समय की बात की गई है आपको दिमाग में रखना है। जब आप पढ़ेंगे ये प्राचीन, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों के आगमन के समय, आर्यों के आगमन के समय, उस समय कैसे कैसे आर्यों का विस्तार हुआ था, उसकी यहां से प्रश्न भी वहां से उठाया गया। लेकिन ये जो शब्द दिया गया ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त ये कहां से आया? इसका जो उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में किया गया है। किसमें? मनुस्मृति। मनुस्मृति में आर्यों का जो विस्तार बताया गया है वो ये बताया गया है, पहला बताया गया है ब्रह्मवर्त, पहला बताया गया है ब्रह्मवर्त, दूसरा बताया गया है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, तीसरा बताया गया मध्य देश, और चौथा बताया गया आर्यावर्त। मनुस्मृति में चार चीजें दी गई हैं आर्यों के विषय में कि आर्य कहां से कहां तक क्या करते हैं, इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो प्रारंभिक जो काल था, प्रारंभिक समय जो था आर्यों का, वो कहां से था? वो ब्रह्मवर्त माना गया। और जो ब्रह्मवर्त का विस्तार था वो कहां से कहां था? वो सरस्वती और दृष्टद्वती, ये नदी है। सरस्वती, सरस्वती से दृष्टद्वती नदी तक, ये विस्तार बताया गया। प्रारंभ में ये विस्तार बताया गया। तो कहने का मतलब सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको मनु ने क्या कहा? उसको ब्रह्मवर्त कहा। अब आर्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किस तरफ? पूर्व दिशा की तरफ। सरस्वती नदी पश्चिमी दिशा थी और सरस्वती नदी के तट पर ही माना जाता है कि ऋग्वेद की क्या हुई थी? ऋग्वेद वहां पर बैठ के लिखा गया था, उसके जो रचना हुई थी वहीं हुई थी, ये माना जाता है। और इसीलिए सरस्वती नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा नदी तमा के रूप में या सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी जाती है, लेकिन सबसे पवित्र नदी मानी जाती कौन? सरस्वती। ठीक है। दूसरा ब्रह्मर्षि देश, जब इसका विस्तार, जब आर्यों का विस्तार दृष्टद्वती से और पूर्व होने लगा, पूर्व की तरफ होने लगा, तो नदी मिलती है गंगा, गंगा और यमुना। तो कहने का मतलब कि गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था उसको कहा गया क्या? ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश। गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र थे उसको क्या कहा गया? ब्रह्मर्षि देश। कहां पर कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया है, मनु ने कहा है। ठीक है। इसके बाद जो विस्तार होता है, विस्तार जहां क्षेत्र में होता है तो उसको कहा जाता है मध्य देश। जब मध्य भाग, भारत, उत्तर भारत के मध्य भाग पर जब विस्तार हुआ उसको मध्य देश कहा गया। और जहां जब पूर्वी क्षेत्र चारों तरफ आर्यों का विस्तार हो गया तब उस पूरे देश को क्या नाम दे दिया गया? आर्यावर्त नाम दे दिया गया। तो मनुस्मृति में यहाँ पे आर्यों के विस्तार के साथ साथ इस चार भागों में इसको डिवाइड करके बताया गया है। ठीक है। ठीक, इसके साथ अगला जो है, निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। ठीक। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इसमें कौन सही है कौन गलत, ये चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। ठीक है। पहली चीज दिमाग में रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ये कौन थे? गुप्त वंश के थे।
कुमारगुप्त गुप्त शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। क्या नाम था? धर्मपाल। धर्मपाल की एक उपाधि थी और इसकी उपाधि थी विक्रमशील उपाधि थी, और इसी विक्रमशील उपाधि के नाम पर इसका नाम इसने क्या कर लिख दिया था? विक्रमशिला कह दिया था। उपाधि इसकी क्या थी? विक्रमशील। स्थापना तो दोनों यहां हुई। अब प्रश्न ये है कि दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। हाँ सही है, क्योंकि जब गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई, फिर कुछ समय तो उस समय बाद में हर्षवर्धन का भी नाम आता है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय पर पूरा 100 गांव दान में दिया था। जब वेनसांग आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में गया था, पढ़ा हुआ था, वह वहाँ पे बहुत समय तक रहा भी, उसका उल्लेख भी प्राप्त होता है। ये चीज़ें क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय से। लेकिन हर्ष के बाद का जब समय आया, तब उस समय बंगाल में पाल वंश की स्थापना होती है, और उसी पाल वंश में क्या है? उसने धर्मपाल जब शासक आता है तो धर्मपाल ने किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो धर्मपाल जो था विक्रमशिला और नालंदा दोनों, मतलब पाल वंश जो शासक थे विक्रमशिला और नालंदा दोनों का विस्तार करते थे, दोनों पर अनुदान दिए थे, दोनों पर धनराशि दिया करते थे। और इसी कारण क्या है, ये दोनों उस समय क्या हुए थे? विकसित हुए थे, मतलब उस समय इनका फले फूले थे, उनका वहां पे उस समय वर्चस्व था। तो पहला आंसर आपका सही हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। यहां ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला किसने नष्ट किया था? कि मोहम्मद गोरी के समय एक खिलजी दास था। कौन था? खिलजी दास था। जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नाम था, बख्तियार खिलजी था। इसने क्या किया था? लगभग 1202 की घटना है, 1202 से 1203 के बीच में इसने क्या किया था? इन दोनों विश्वविद्यालय को क्या किया? नष्ट किया। लेकिन प्रश्न में दे दिया गया खिलजी वंश दिया गया है। ये खिलजी वंश का नहीं था, ये ध्यान रखना है, खिलजी वंश का नहीं था। यह क्या था? यह एक दास के रूप में था, खिलजी था, लेकिन उस वंश से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मोहम्मद गोरी के समय खिलजी वंश वहां पर भारत में नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन क्या है आपका? गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए सही है। कौन सा आंसर है? ए सही है। ठीक है, क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? अब यहां पे देखिए, प्रश्न तो कठिन है, इतना सिंपल भी प्रश्न नहीं है जितना सब समझ रहे हैं कि भाई जहांगीर क्यों, कैसे प्रभावित हुआ कि अंग्रेजों को सूरत में कंपनी स्थापित करने की या कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दिया। वह इसलिए हुआ, ध्यान रखिएगा, जब 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, ब्रिटेन से विलियम हॉकिंस वो आया था, अकबर के नाम का पत्र, जेम्स प्रथम राजा थे, उसका पत्र था जो अकबर के नाम का था, उसको लेकर यहां पर आया हुआ था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस ने अनुमति मांगी, लेकिन उस समय भारत, यहां पर पुर्तगालियों का वर्चस्व था। अंग्रेज अभी पदार्पण कर रहे हैं, अंग्रेज अभी आ रहे हैं, तो पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, जहांगीर को भरमाया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां से जहांगीर और पुर्तगालियों में भी थोड़ी बहुत अनबन हो गई, थोड़ी बहुत अनबन पुर्तगालियों में भी हो गई और जहांगीर में। तो जहांगीर पुर्तगालियों से रुष्ट था। ठीक उसी समय अंग्रेजों का एक जहाजी बेड़ा, नौसैनिक, इसका वाइड्रन, ये एक जहाजी बेड़ा था। उस जहाजी बेड़ा ने क्या किया? पुर्तगालियों के कुछ बेड़ों को पराजित करके कब्जे में ले लिया।
जब इसकी सूचना मिली किसको, जहांगीर को, तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने क्या कहा, उसी समय 1613, ये घटना थी 1912 की और 1612 की, और 1613 में जहांगीर ने कहा कि अब आप क्या करते हैं, सूरत में कोठी स्थापित कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की भारत में प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सही हुआ, आपका आंसर 4, ये आंसर आपका सही हुआ। ठीक भैया, तो आज हम लोग यहीं तक, हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हमारे यहाँ इस चैनल पे, यहाँ पे आपको द स्मार्ट विजन क्लासेज में आपको क्या करते हैं, यहाँ पर यूपी टेट 2026 के लिए प्राइमरी लेवल के संघर्ष बैच प्रारंभ किया गया है। अक्सर उसकी जो फीस रखी जाती है लगभग 5000 से 6000 के आसपास, लगभग 5500 के आसपास रखी जाती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जितने भी जो टीचर हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, सारे टीचरों ने यहाँ पर, उन्होंने, क्योंकि हमारा पहला बैच है और इसीलिए हम इसको फ्री ऑफ कास्ट देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं या आप लोग आगे बताइएगा, अपने जो भी परिवार के लोग हैं, वो आप फ्री में आप इस बैच को आप ले सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कितना व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, उसके पीडीएफ भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डाउट का क्लास भी इसमें होंगी और इसमें व्यवस्थित आपको कंटेंट भी दिया जाएगा। ये आपके इसमें क्या है, इस संघर्ष बैच में मिलेगा। इसके साथ साथ अगला जो आपका आता है, सॉरी, हमारे यहाँ और सारे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं, जैसे टीजीटी, सभी सब्जेक्टों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए जीआईसी प्रवक्ता की, एलटी ग्रेड के लिए जीआईसी प्रवक्ता के लिए यूजीसी नेट और जीडीसी, और या हायर के लिए सारे कोर्सेज आपको यहाँ से उपलब्ध मिल जाएंगे। जो भी इच्छुक हैं वो अभ्यर्थी क्या करते हैं, इसको आपके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सीटेट, यूपी टेट तो है ही, एसटेट, डीएसएसपी की क्लासेज, बीपीएससी की क्लासेज, केबीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सारी क्लासेज आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके लिए आप हमारे इस नंबर को आप नंबर को आप नोट कर सकते, जो भी इंक्वायरी है आपको इस नंबर पे प्राप्त हो जाएगी। और आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इसी ऐप पे आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी। जो भी अपडेट लेना है आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक ये आपका देखिए ऐप है, ये ऐप आपका द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप है, इसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो भी आपको समस्याएं लगेंगी, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे और संपर्क करके आप यहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगली क्लास लेकर आपको आएंगे, फिर यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी, दोनों पे आपको क्लास मिलती रहेंगी बीच बीच में।